सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरसा एंड यू आर वाचिंग वीरेज स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसमें संस्थाओं का कामकाज, इस चैप्टर को कवर करेंगे। और इस चैप्टर को कवर करते हैं हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देख लिया तो आपको कोई और मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में सारी बात बता दूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देख के समझ लिया तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप फुल मार्क्स गेट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि संस्थाएं, भारत में 3 तरह की संस्थाएं होती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका ये देश के लिए नियम तथा कानून का निर्माण करती है। अब जो इसने नियम तथा कानून का निर्माण किया उसे लागू भी तो करना होगा, तो लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो उसे दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। ये देखो कितने सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलता है। सबसे पहले विधायिका विधायिका ने क्या किया? नियम बनाया। कार्यपालिका ने क्या किया? इसे लागू किया। और जो व्यक्ति इस कानून को नहीं मानते हैं उसे न्यायपालिका सजा देती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों है हमें। तो सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो कि विधायिका ये नियम तथा कानून, देश के लिए नियम तथा कानून बनाने के लिए हमें विधायिका की आवश्यकता होती है। और उस कानून को लागू करने के लिए हमें कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। और यदि कोई उस कानून को नहीं मानता है तो हमें उसे दंड देने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। और अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन देखें ताकि आप फुल मार्क्स गेट कर पाओ। सबसे पहले हम करेंगे विधायिका की डेफिनेशन। तो विधायिका एक ऐसी संस्था है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इसका मतलब है हमारे द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो क्या करते हैं? कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब इसके अंदर भी 4 सदस्य शामिल होते हैं, ये आप अच्छी तरह याद रखना है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। ये 4, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ये निर्णय लेने का काम करते हैं, जो फैसले होते हैं जितने भी, और जो नए कानून बनाते हैं वो विधायिका के अंदर ये 4 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि निर्णय लेने वाले कौन होते हैं विधायिका में। तो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि ये देश के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। और प्रधानमंत्री इसीलिए क्योंकि ये देश के मुखिया होते हैं। और प्रधानमंत्री अकेले सारे के सारे कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि उन्हें मंत्री प्रदान किए जाएँ, तो इसलिए मंत्री भी आते हैं। और संसद भी नए नियम कानून बनाने का कार्य करता है। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए हमें विधायिका की आवश्यकता होती है। अब इसी तरीके से हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे कि हमें कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो कार्यपालिका एक ऐसा समूह है जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उसे लागू करने का अधिकार होता है। इसीलिए हमें कार्यपालिका की भी आवश्यकता होती है। अब एक राजनीतिक संस्था, ये न्यायपालिका का पढ़ रहा हूँ, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। देश की सभी अदालतें को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब देश में जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं उन सबको अगर हम एक साथ, हम उसे न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो इन सब पॉइंट को आप याद रख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य पिछड़ी जाति। अब आप बोलोगे सर अन्य पिछड़ी जाति क्या होती है? इसका मतलब होता है SC, ST और OBC। इसे हम अन्य पिछड़ी जाति कहते हैं। अन्य पिछड़ी जाति आयोग किसकी अध्यक्षता में और कब गठित हुई, या पूरी तरह कब लागू हुई, या फिर हम इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन किसी तरीके से आए, आपको आंसर आना चाहिए। अब इसका आंसर है भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। कब किया था? 1979 में। और इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। किसने की थी? BP मंडल ने। इसीलिए इसको आमतौर पर मंडल आयोग के भी नाम से जाना जाता है। अब सरकार कभी भी कोई भी प्रोग्राम चलाती है या फिर कोई भी योजना करती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो क्या उद्देश्य थे? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए मापदंड तय करना, कि हम कैसे पहचानें कि वो पिछड़ी जाति के हैं। और नंबर दूसरा, अब जब हमने पहचान लिया है तो हम क्या करेंगे? उसे दूर करेंगे, पिछड़ापन दूर करने के उपाय। अब 1980 में क्या हुआ? आयोग द्वारा सुझाए गए कई उपाय दिए गए। ठीक है, उन्होंने
इस आयोग ने कई सारे उपाय बताए, जिसमें से एक सिफारिश क्या दी उन्होंने कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना, ये था और इसे लागू किया गया। अब आप बोलोगे सर हम सब तो समान हैं, तो इनको आरक्षण क्यों दिया 27%? तो अगर आप अभी भी गाँव में जाओगे ना, तो जो जितने भी नीची जाति के होते हैं ना, उनको नीचा माना जाता है और उनके साथ सही तरह से भेदभाव नहीं किए, भेदभाव ज़्यादा किया जाता है उनके साथ। ठीक है, तो उन सबको साथ लेके चलने के लिए, कंधा से कंधा मिलाने के लिए हमें उनको आरक्षण देना पड़ता है, ताकि वो भी आगे आ सकें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो 4 पार्ट थे विधायिका के, जो कानून का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, ये क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। तो एक तो पॉइंट ये बन जाएगा कि कानून के निर्माण में सहायक है। ठीक है, बाकी हम इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संसद की डेफिनेशन क्या होती है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये राष्ट्रीय प्रतिनिधि क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होता है? तो निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब होता है हमारे द्वारा जो चुने गए नेता हैं, उनकी राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। यहाँ तक क्या समझ में आई? अब राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ये बात याद रखना, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से आता है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा अगर राज्य स्तर पर होती है तो इसे क्या कहते हैं? और यहाँ रिक्त स्थान दे देगा, तो इसे हम विधानसभा कहते हैं। अगर राज्य स्तर पर होती है तो विधानसभा, अगर राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो संसद। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। किसी भी देश में, अब इसका हम नीड पढ़ रहे हैं कि हमें आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो कानून बनाने के लिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए, ये जो संसद होती है वो पुराने कानून को हटा सकती है, पुराने कानूनों की जगह नए कानून ला सकती है और पुराने कानूनों में कोई चेंज कर सकती है, जो कि समय के साथ हर जगह बदलाव होता है। तो ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है, और ये न्यायिक कार्य के लिए भी हमें संसद की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना। अब आता है संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक है, इसमें कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस में लिख दिए हैं, अब याद कर लेना। राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में मंत्री परिषद को नियंत्रित नहीं करते, जबकि लोकसभा में मंत्री परिषद को नियंत्रित करते हैं। और चौथा पॉइंट है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना कम होती है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है ना कि जो राज्यसभा है ना, इसमें कम मेंबर होते हैं और इसमें अधिक मेंबर होते हैं, सदस्यों की संख्या इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो कुछ भी फैसले होते हैं तो इसकी जीतने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेंबर ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के पास पैसे के मामले में अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और इसको लोकसभा में इसको अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, पैसे के मामले में, बजट के मामले में। अब ये कुछ लाइनें नोट है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन का समय लगा सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, और बाकी लोकसभा की मर्जी है कि वो उसके सुझाव को ले या ना ले। अब इसमें एक ये वाला पॉइंट है, ये भी आप याद रखना, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत हासिल हो, यानी कि जिसने लोकसभा में जिस पार्टी के नेता ने बहुमत हासिल किए, सिर्फ वही प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन के आते हैं? लोकसभा से। अब हमारा क्वेश्चन आता है, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? कार्यपालिका दो तरह की होती है, राजनीतिक और स्थायी। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि हम जिस भी अपने प्रतिनिधि, यानी कि जिस भी नेता को चुनते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि 5 साल के लिए वो नेता बनता है। ठीक है, और इसके अंदर नेता शामिल होते हैं, और जो स्थायी वाले होते हैं ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये हमेशा के लिए रहते हैं, ये चाहे बदल भी क्यों ना जाए, लेकिन ये हमेशा वही रहते हैं, ये अपनी जगह से नहीं हटते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं। ये IAS से होते हैं, इसके अंदर IAS से शामिल होते हैं।
जो एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, ठीक है। और ये लंबे समय तक नियुक्त किया जाता है और ये स्थायी कार्यपालिका, इसे प्रशासनिक सेवक भी कहते हैं और या फिर सिविल सर्वेंट भी कहते हैं इसे, या फिर नौकरशाह भी कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह याद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब ये कुछ पॉइंट है। वह सत्ताधिकार पार्टी के बदलने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि जो नौकरशाही होते हैं, यानी कि ये जो स्थायी कार्यपालिका होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। यह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं, यानी कि ये नेता का कार्य करते हैं, नेता के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, राजनीतिक कार्यपालिका को गैर कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं, या फिर मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जो नेता होते हैं हमारे, और जो हमारे नौकरशाह होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो नेता में हमारे ज़्यादा पावर होती है सिविल सर्वेंट के मुताबिक, यानी कि मान लिया जो IAS है, ठीक है, तो नेता के पास ज़्यादा पावर होती है। आपने कई बार मूवी में देखा भी होगा कि नेता के पास ज़्यादा पावर होती है। अब क्यों, इसमें क्वेश्चन ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका को गैर कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं, या मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली क्यों होता है। अब इसका मतलब समझो। जो नेता होते हैं और जो हमारे नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह यानी कि जो IAS है, ये सब होते हैं ना, तो इन दो में किसके पास ज़्यादा पावर होगी। नेता के पास ज़्यादा पावर होती है। इस क्वेश्चन में यही बताना है कि क्यों होती है नेता के पास ज़्यादा पावर, जबकि पढ़ा लिखा तो ज़्यादा IAS से होता है, नौकरशाही ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, फिर भी नेता के पास ज़्यादा पावर होती है। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा देश है वो लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के लिए, लोगों के प्रति, यानी कि जो डेफिनेशन ही से आप पता कर सकते हैं कि इसमें ना जो लोग होते हैं ना, उनकी इच्छा सर्वोपरि होती है, यानी कि जो वो चाहते हैं वही उसी के पास ज़्यादा पावर जाएगी। लोग चाहते हैं कि नेता को उन्होंने जिताया, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना नेता हो, तो उसी के पास ज़्यादा पावर जाएगी। अब बाकी हम पढ़ लेते हैं। इसकी वजह सीधी सी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, यानी कि जो लोग हैं उनकी इच्छा, अगर वो चाहते हैं कि अनपढ़ नेता बने तो अनपढ़ ही बनेगा, उन्हीं के पास पावर ज़्यादा होगी, भले ही ऐसे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इसी तरह से जनता की ओर से उनकी इच्छा को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोग के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री सारे फैसले करता है। मंत्री अगर कुछ फैसले लेता है तो उस पर जो नौकरशाही होता है वो उसे खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि नेता के पास ज़्यादा पावर रहती है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री या फिर राज्य मंत्री में क्या अंतर है। तो जो कैबिनेट मंत्री, इसके सबको डेफिनेशन लिख देना, उसके अंतर हो जाएगा। गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, वह प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, यानी कि इनके पास कौन सा जिम्मा होता है, प्रमुख, यानी कि जो मेन जितने भी होते हैं ना मंत्रालय, जो मेन होते हैं उन पर ये नियंत्रण करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं, ठीक है। और जो राज्य मंत्री होते हैं, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी छोटी मोटी सहायता करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में बताओ। तो वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है और विभिन्न विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम होता है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया तो वही अंतिम फैसला माना जाता है। भारत विभागों के विभिन्न विभागों के सामान्य निगरानी करता है, यानी कि प्रधानमंत्री निगरानी करता है जितने भी उसके अंडर वर्क हो रहे हैं। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उससे किसी मंत्री को बर्खास्त करने की भी अधिकार होता है, यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है
या फिर इस्तीफ़ा देता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफ़ा दे देता है। अगर प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर देते हैं तो ये माना जाता है कि पूरे मंत्रिमंडल ने रिज़ाइन कर दिया, सभा भंग हो गई। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक का मतलब होता है कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे तब तक वो कानून पारित नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो कुछ टाइम के लिए जो कानून है उसे पारित होने से रोक सकता है, या फिर उस विधेयक यानी कानून को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा उस विधेयक यानी कानून को पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। अगर वो दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति को नियम मानना ही पड़ता है और उस पर साइन करने पड़ते हैं। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले इसका तो मैंने आंसर शुरू में दे दिया था, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं न्यायपालिका के अधिकार। आप सिंपल लिख सकते हैं कि वो न्याय करने का, कानूनी विवादों के निपटारे करने का अधिकार होता है, ठीक है, ये आप कर देना। और अब यहाँ से एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है ना कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो सबसे उच्च न्यायालय होता है ना, अगर उसने कोई निर्णय ले लिया यानी कि वो अंतिम निर्णय बन जाता है। अगर उसने कोई भी फैसला सुनाती है तो उसके नीचे जितने भी न्यायालय होते हैं उन सबों को ये मानना पड़ता है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक शासन प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की किसी भी अदालत को उसका फैसला मानना होता है। जैसे कि मैंने बताया था, वह इसमें से किसी पर विवाद की सुनवाई कर सकती है। वो कुछ भी डिटेल मांग सकती है जो सुनवाई के लिए होती है उसमें, जैसे देश के नागरिकों के बीच और सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो इसे आप याद कर लेना अच्छी तरह। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे हटाना बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि एक बार कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन जाता है तो उसे हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसको हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना राष्ट्रपति को हटाने के बराबर मुश्किल हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके ही हटाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं होती है, वो स्वतंत्र रहती है और अपने तरीके से अपना काम करती है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधिकार पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होती हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, संसद का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले ये गलत हो गया है, यहाँ पर भारत आएगा, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको पहली कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए। सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभप्रद पद पर कार्य नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट है। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वाला तो और इम्पोर्टेंट है, इसमें भी सेम आंसर ही होगा। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे भारत आएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्य ना हो और दिवालिया ना हो। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए उसकी उम्र, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।